1857 का साल था। इंग्लैंड पर अंधेरा छा गया। रात नहीं, कुछ उससे भी बदतर एक महामारी, बहुत तेज और बेरहम, पूरे देश में फैल गई। इसकी शुरुआत चुपके से हुई, पर्दे के पीछे। फिर ये फट पड़ी। मौत हर शहर, हर गांव में आई। बीमार बुखार से तप रहे थे। उनकी त्वचा पीली और चिपचिपी, अजीब निशानों से भरी हुई थी। दहशत फैल गई, उतनी ही बेरहमी से जितनी प्लेग। डॉक्टर हारे हुए और उलझे हुए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शहर के हर कोने में दहशत और डर फैल गया। एक समय जीवंत गलियां अब फुसफुसाहट और जल्दी जल्दी कदमों की गूंज से गूंज रही थी, मानो हवा में ही विनाश का भार छा गया हो। डर की हवा के साथ ये खबर हर कान, हर दिल तक पहुंची। तूफानी आसमान ने ग्रामीणों के अंदर के तूफान को दर्शाया। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, उनकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। प्राचीन किस्से धीमे स्वर में सुनाए गए, सबसे आगे आ गए। इतिहास के पन्नों में दफन कहानियों को अब ऐसे बताया जा रहा था जैसे वो कल की ही खबर हो। धूल से सनी पुरानी किताबें और स्क्रॉल अपनी अलमारियों से बाहर निकाले गए। उनके पन्ने एक अंधेरे अतीत के रहस्यों को उजागर करते थे। रात के जीवों के किस्से जो जीवित लोगों का खून पीते हैं, मरे हुए लोगों के किस्से। धुंध में डूबा कब्रिस्तान डर और आकर्षण का स्थान बन गया। शाम को उड़ने वाले चमगादड़ अब सिर्फ रात के जीव नहीं थे, बल्कि किसी और ही भयानक चीज के अग्रदूत थे। ड्रैकुला नाम कांपते हुए होठों से फिसल गया, एक ऐसा शब्द जो दहशत से भरा हुआ था। ये एक ऐसा नाम था जो अंधेरे, खून और एक ऐसी अतृप्त भूख की तस्वीरें उकेरता था जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता था। अंधेरी गली में परछाई वाली आकृति उनके सबसे गहरे डर का प्रतीक बन गई। क्या उस प्राचीन बुराई ने इंग्लैंड के तटों तक अपना रास्ता खोज लिया था? धूमिल बंदरगाह पर जहाजों के आगमन के साथ न केवल सामान और यात्री आए, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप की आशंका भी आई। इंग्लैंड के ऐतिहासिक नक्शे, जो अब अशुभ प्रतीकों से चिह्नित हैं, ने घेराबंदी वाले देश की कहानी बयां की। लक्षण, प्लेग की तेजी, अजीब निशान, ये सब किसी सामान्य बीमारी की तुलना में कहीं अधिक भयंकर चीज की ओर इशारा करते थे। पुराने जमाने की पोशाक और सीमित ज्ञान वाले डॉक्टर केवल यह देख सकते थे कि प्लेग भयानक गति से फैल रहा है। यह सब एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। रहस्यमय प्रतीक, रेंगती हुई परछाइयां, अस्पष्ट मौतें, यह सब संयोग से कहीं ज्यादा था। ग्रामीणों को विश्वास होने लगा कि वे केवल एक बीमारी से नहीं, बल्कि एक प्राचीन बुराई से लड़ रहे हैं। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। खाली सड़कें, सुनसान शहर, चोंच वाले मुखौटे पहने प्लेग डॉक्टर्सों की तस्वीरें, ये सब एक ऐसी जगह की तस्वीर पेश करते हैं जो डर और मौत की चपेट में है। एक समय जीवंत शहर अब भूतिया शहर था। इसके निवासी अपने घरों में छिपे हुए थे, मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह पिशाच का श्राप था। पुरानी पिशाच विद्या की किताबें, खून चूसने वाले राक्षसों और अनंत अभिशाप की कहानियों के साथ ग्रामीणों के लिए आशा और भय का एकमात्र स्रोत बन गईं। रात में भयानक महल के खंडहर, जो कभी रहस्य और रोमांच की जगह थे, अब मरे हुओं की मांद के रूप में देखे जाते थे। ग्रामीणों को पता था कि उनका सामना किसी ऐसी चीज से हो रहा है जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। डर एक जहरीले सांप की तरह लोगों के दिलों के चारों ओर लिपट गया। नींद भी राहत नहीं देती थी। नुकीले दांतों और खून के बुरे सपने आते थे। हर खांसी, हर परछाई महामारी के निरंतर बढ़ने की फुसफुसाहट थी। जीवित लोग अपने ही घरों में कैदी बन गए। सड़कें, जो कभी जीवन से गुलजार रहती थीं, भयानक रूप से सुनसान पड़ी थीं। बीमारों को छोड़ दिया गया, संक्रमण के डर से त्याग दिया गया। अविश्वास पनपा, जिससे पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ हो गया। इंग्लैंड, जो कभी इतना मजबूत था, एक अदृश्य दुश्मन के आगे घुटने टेक दिए। मजबूरी में इंसान को मजबूर कदम उठाने पड़े। इस अलौकिक दुश्मन के खिलाफ पारंपरिक नुस्खे बेकार साबित हुए। लोग खुद को प्लेग और उसके द्वारा फैलाए गए जीवों से बचाने के लिए प्राचीन अंधविश्वासों की ओर मुड़े। कब्रें गहरी हो गई। 6 फीट, जिसे कभी काफी माना जाता था, अब काफी नहीं था। 8 फीट, 10, 12 फीट नीचे जमीन में मुर्दों को दफनाया गया, मानो उस अंधेरे से आगे निकलने की कोशिश की जा रही हो जो उनका पीछा कर रहा था। लेकिन धरती के ठंडे आलिंगन ने भी ज्यादा राहत नहीं दी। डर बना रहा। लोहे में जकड़ा हुआ। लोहा, धरती की धातु, माना जाता था कि अलौकिक पर शक्ति रखती है।
लोहे की कीलें डर की आग में जाली हुई मृतकों की छाती से होकर गुजरती थीं। भागने से रोकने के लिए अंगों को नीचे गिरा दिया जाता था, धरती से बांध दिया जाता था। कब्रिस्तानों में हथौड़े की धातु से टकराने की आवाज गूंजती थी, हताशा की एक भयानक सिम्फनी। ठोकी गई हर कील एक हताश प्रार्थना थी, सुरक्षा के लिए एक विनती। पत्थर और अंधविश्वास। प्राचीन भूमि के हृदय में, जहां जीवित और मृत के बीच के पर्दे को पतला माना जाता था, कब्रिस्तान मृत्यु दर के गंभीर प्रमाण के रूप में खड़े थे। ये कब्रिस्तान सिर्फ विश्राम स्थल नहीं, बल्कि अलौकिक के खिलाफ युद्ध के मैदान थे। भारी पत्थर, जिनमें से कुछ पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे, कब्रों के ऊपर रखे गए थे। माना जाता था कि ये प्रतीक, जो अक्सर गुप्त और रहस्यमय होते थे, में सुरक्षात्मक शक्तियां होती हैं जो दुष्ट आत्माओं को दूर भगाती हैं। पत्थरों के भार ने दोहरा उद्देश्य पूरा किया, अंतिम विश्राम स्थल को चिह्नित करना और मृतकों को उठने से रोकना। ये दुह के निशान भर नहीं थे, बल्कि बेचैन मृतकों के खिलाफ बाधाएं थे। मृतकों के लौटने का डर व्याप्त था और समुदायों ने कोई जोखिम नहीं लिया। प्रत्येक पत्थर जीवित लोगों द्वारा मृतकों को उनके स्थान पर रखने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। अज्ञात के खिलाफ एक मूक संरक्षक। भयभीत पुजारियों द्वारा आशीर्वादित धार्मिक प्रतीक घरों और पूजा स्थलों को सजाते थे। संतों और पवित्र व्यक्तियों का चित्रण करने वाले इन प्रतीकों को दैवीय सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता था। आशीर्वाद मात्र अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि हताशा के कार्य थे, जो अंधेरे से बचाव के लिए परमात्मा की शक्ति का आह्वान करने की कोशिश कर रहे थे। लहसुन, शक्तिशाली और तीखा, दरवाजों पर लटका हुआ था। इसकी सुगंध बुराई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच थी। यह साधारण जड़ी बूटी सिर्फ एक पाक सामग्री से कहीं अधिक थी। यह एक शक्तिशाली ताबीज था। लहसुन के सुरक्षात्मक गुणों में विश्वास इतना मजबूत था कि यह हर घर में एक प्रधान बन गया। दुर्भावनापूर्ण ताकतों के खिलाफ एक सरल लेकिन प्रभावी बाधा। हवा धूप की गंध से भरी हुई थी, जो उस भूमि को उसके अंधेरे से मुक्त करने का एक हताश प्रयास था। अपनी सुगंधित धुएं के साथ धूप को हवा को शुद्ध करने और बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाला माना जाता था। धूप जलाने का कार्य एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपाय दोनों था, जो जीवित लोगों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाने का एक तरीका था। हर क्रिया, हर अनुष्ठान जीवित रहने की एक प्राथमिक आवश्यकता से प्रेरित था। पत्थरों को रखने से लेकर लहसुन लटकाने तक, प्रत्येक प्रथा समुदाय के गहरे भय और अदृश्य के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई का प्रतिबिंब थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये रस्में जीवित लोगों की जीवन रेखा थी। उनके लचीलेपन और अपने लोगों की रक्षा करने की उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। प्राचीन ग्रंथों, जो मंत्रों और जादू से भरे हुए थे, का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया और उनका पाठ किया गया। इन ग्रंथों को पवित्र माना जाता था, जो उन पूर्वजों के ज्ञान और ज्ञान को धारण करते थे जिन्होंने इसी तरह के डर का सामना किया था। माना जाता था कि भीतर के शब्दों में शक्ति है, अलौकिक को नियंत्रित करने और उसे दूर भगाने का एक साधन। अनुष्ठानों के लिए सामुदायिक सभाएं आम थीं, जिनमें बुजुर्ग समारोहों का नेतृत्व करते थे। ये सभाएं सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि एकता के बारे में भी थीं। अज्ञात का सामना करते हुए समुदाय को एकजुटता में ताकत मिली। प्रत्येक सदस्य ने अलौकिक के खिलाफ सामूहिक रक्षा में अपनी भूमिका निभाई। चांदनी रात में परछाइयां कब्रों के बीच घूमती हुई प्रतीत होती थीं, जो हमेशा मौजूद डर की एक भयावह याद दिलाती थी। रात अत्यधिक सतर्कता का समय था, जहां पत्तों की हर सरसराहट और हवा की हर फुसफुसाहट पर बारीकी से नजर रखी जाती थी। चांद की भयानक रोशनी में नहाया हुआ कब्रिस्तान अंधेरे की ताकतों के खिलाफ समुदाय के अंतहीन संघर्ष का एक मूक गवाह था। फिर भी हर सूर्योदय के साथ आशा की एक नई किरण जागती थी। अंधेरे से टूटती हुई रोशनी मृतकों पर जीवित लोगों की विजय का प्रतीक थी। अंधविश्वास और भय के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक दैनिक जीत। एक समय डर की जगह रहा कब्रिस्तान समुदाय के लचीलेपन और स्थायी भावना का प्रतीक बन गया। हमारे बीच मरे हुए प्राचीन गांवों की शांत पत्थर की गलियों में मरे हुओं की फुसफुसाहट लंबे समय से जीवित लोगों के मन को डराती रही है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, धरती पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, एक भयानक सन्नाटा छा गया। ग्रामीण धड़कते हुए दिलों के साथ अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और प्रार्थना करते थे कि जल्दी ही भोर हो। रात के आते ही फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। एक समय शांतिपूर्ण गलियां आतंक के गलियारों में बदल गईं।
जहां पत्तों की हर सरसराहट और लकड़ी की हर चीख से उन लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी जो बाहर निकलने की हिम्मत करते थे। हवा डर से भर गई और आसन्न कयामत का एहसास साफ तौर पर हो रहा था। परछाइयों से वे आए। ये कल्पना के मात्र भ्रम नहीं थे, बल्कि भौतिक प्राणी थे, विकृत और द्वेषपूर्ण। उनकी उपस्थिति की शुरुआत एक अप्राकृतिक ठंड से हुई जो जीवित लोगों की हड्डियों में समा जाती थी। रात के साथ आने वाले कोहरे ने केवल डर की भावना को बढ़ा दिया, उन आकृतियों को अस्पष्ट कर दिया जो अंदर छिपी हुई थी। पीली, दुबली पतली आकृतियां, उनकी आंखें अप्राकृतिक भूख से जल रही थीं। ये मरे हुए लोग थे, सड़ती हुई लोगों में फंसी आत्माएं, जो खिलाने की अथक आवश्यकता से प्रेरित थीं। उनका रूप जीवन का एक हास्यास्पद रूप था, जिसमें त्वचा कंकाल के फ्रेम पर कसकर खींची हुई थी और आंखें एक द्वेषपूर्ण प्रकाश से चमक रही थीं। मरे हुए लोग, उनके शरीर मुड़े और भ्रष्ट हुए, रात में घूमते रहे। वे भूली हुई कब्रों और छोड़े गए क्रिप्ट से निकले। उनके आंदोलन धीमे लेकिन अटल थे। उनका उठाया गया प्रत्येक कदम उस पतले पर्दे की याद दिलाता था जो जीवित को मृत से अलग करता था, एक ऐसा पर्दा जिसे फाड़ दिया गया था। वे जीवित लोगों के खून के लिए तरसते थे, एक अतृप्त भूख से प्रेरित थे। यह भूख सिर्फ जीविका के लिए नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के सार के लिए थी। जिस खून के लिए वे तरसते थे, वह शक्ति का स्रोत था, उनके अप्राकृतिक अस्तित्व को बनाए रखने का एक तरीका था। उनके हमले तेज और क्रूर थे, जिससे उनके पीड़ित खून से लथपथ और बेरंग हो गए थे। जो लोग उनके रास्ते में आए, उनका अंत भयानक हुआ, जीवन से वंचित। उनके शरीर मरे हुओं के रैंक में शामिल होने के लिए छोड़ दिए गए। यह परिवर्तन एक अभिशाप और एक संक्रमण दोनों था, जो अपने मद्देनजर डर और मौत फैला रहा था। एक समय जीवंत गांव भूतिया शहर बन गए, जो उन लोगों के भूतों से प्रेतबाधित थे जो मरे हुओं का शिकार हो गए थे। मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई। जिन कहानियों को कभी सिर्फ लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता था, उन्होंने एक नए भयानक महत्व को ग्रहण कर लिया। पिशाचों, भूतों और बदला लेने वालों की पुरानी कहानियां अब सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही वास्तविक खतरे की भयानक चेतावनियां थीं। बुरा सपना सच हो गया था। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई और एक समय घनिष्ठ समुदाय भय और संदेह से टूट गए। ग्रामीण, जो कभी अपने दैनिक जीवन में एकजुट थे, अब आतंक के स्रोत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बेताब होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। अंत में सच्ची भयावहता सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं थे, बल्कि जिस तरह से उन्होंने जीवित लोगों के दिलों में छिपे अंधेरे को प्रकट किया। धुंध में गूंज साल बीतते गए। प्लेग सभी चीजों की तरह अंततः खत्म हो गई। बुखार कम हो गया। मरे हुओं ने अपनी रात की भटकना बंद कर दिया। इंग्लैंड पस्त और घायल धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन निशान रह गए। उस काले समय की यादें चूल्हे के चारों ओर सुनाई जाने वाली भूतिया कहानी की तरह बनी रहीं। राष्ट्र के मानस में गहराई तक समाया हुआ डर भुलाए जाने से इनकार करता रहा। ड्रैकुला प्लेग, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ने इंग्लैंड को हमेशा के लिए बदल दिया था। एक डरा हुआ राष्ट्र, गहरे दफनाने की प्रथा लोहे और पत्थर में जकड़ा हुआ, प्लेग के कम होने के बाद भी लंबे समय तक जारी रही। उस समय की एक भयावह याद दिलाता है जब मौत अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन थी। कब्रिस्तान, जो कभी शांति और स्मरण के स्थान थे, एक आदिम भय के प्रतीक बन गए। अब भी, सदियों बाद भी, ये कब्रें ग्रामीण इलाकों में बिखरी हुई मिल सकती हैं। उस समय का प्रमाण जब इंग्लैंड ने रसातल में देखा और खुद को राक्षसों की नजरों में परिलक्षित पाया, किंवदंती बनी रहती है। ड्रैकुला प्लेग भले ही एक दूर की याद हो, लेकिन किंवदंती बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक सतर्क कहानी जो हमें उस अंधेरे की याद दिलाती है जो हमारी दुनिया के किनारे पर छिपा है। एक ऐसा अंधेरा जो किसी भी पल फिर से उभर सकता है। और इसलिए हम याद करते हैं, हम आतंक, निराशा, उन लोगों के साहस को याद करते हैं जिन्होंने अंधेरे का सामना किया। हमें याद है और हम सतर्क रहते हैं, क्योंकि रात हमेशा सबसे ज्यादा अंधेरी होती है भोर होने से ठीक पहले।